नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका काइनेमेटिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में। और हमारा क्या चल रहा था, रिलेटिव मोशन चल रहा है। और हमने कहा था कि आज हम रिवर प्रॉब्लम्स एंड रेन प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। तो हेडिंग लिखेंगे सभी बच्चे रिवर प्रॉब्लम्स। सभी बच्चे हेडिंग लिखेंगे रिवर प्रॉब्लम्स। तो रिवर प्रॉब्लम्स में मैं डायरेक्टली रिवर स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। होता क्या है कि रिवर प्रॉब्लम्स में कुछ बेसिक टर्म्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि एक टर्म होता है यू, एक टर्म होता है वी। तो इस टाइप के कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं। तो पहले जब हम जरा उनका मतलब समझ लेते हैं कि कौन सा सिंबल किस चीज के लिए यूज किया जाता है, देन उसके बाद हम इसकी थ्योरी को समझेंगे। ठीक है, तो मान के चलिए जब भी मैं आपके सामने वेक्टर यू लिखूं, आपको अपने आप समझ जाना है कि मैं वेलोसिटी ऑफ रिवर की बात कर रहा हूं। जब भी वेक्टर यू लिखूं आपको तुरंत समझ जाना है मैं वेलोसिटी ऑफ रिवर की बात कर रहा हूं। अगर मैं वीएम लिखूं, रुक जाओ, वीएम की बात थोड़ी देर से करते हैं। मान लेते हैं अगर मैं वी लिखूं तो यहां पर भी आपको अपने आप समझ जाना है कि मैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर की बात कर रहा हूं। एक्चुअली रिवर प्रॉब्लम्स में होता क्या है कि एक रिवर फ्लो कर रही होती है और उसमें एक इंसान तैर रहा होता है, एक इंसान स्विमिंग कर रहा होता है और उस पर क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो वही रिवर भी आ चुका है, मैन भी आ चुका है। इसको रिवर मैन प्रॉब्लम्स भी बोला जाता है। तो अगर मैं वेक्टर यू लिखूं तो आपको समझ जाना है कि मैं वेलोसिटी ऑफ रिवर की ही बात कर रहा हूं। मैं वेक्टर वी अगर लिखूं तो आपको समझ जाना है कि मैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर की बात कर रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर मतलब दिस इज बेसिकली वी एम आर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। तो वी एम आर को ही शॉर्ट में वी बोला जाता है। विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, विथ रेस्पेक्ट टू रिवर का क्या मतलब है कि रिवर रेस्ट पे होती, काश रिवर रेस्ट पे होती। विथ रेस्पेक्ट टू रिवर का यही मतलब होता है कि काश रिवर रेस्ट पे होती। तो इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। सिंपल सा फंडा है ना। विथ रेस्पेक्ट टू रिवर मतलब अगर रिवर रेस्ट पे होती, और रिवर रेस्ट पे मतलब स्टिल वाटर भी लिखा जा सकता है। तो ये अलग अलग लैंग्वेजेस क्वेश्चंस में यूज की जाती हैं। हो सकता है किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो, या हो सकता है किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो। तो ये सब हमको पहले से पता होना चाहिए। इसका एक और मतलब होता है जो कि मैंने बनाया है सो दैट मैं क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाऊं, और इसका एक और मतलब होता है कोशिश या फिर एफर्ट। हिंदी में ही लिखोगे तो इसका एक और मतलब होता है कोशिश या फिर एफर्ट। क्वेश्चन आता है कि एक इंसान ने नॉर्थ के डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से तैरने की कोशिश की, ऐसा लिखा आएगा क्वेश्चन। इंग्लिश में एफर्ट यूज करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा आएगा कि एक इंसान नॉर्थ के डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से तैरने की कोशिश करता है, और जैसे उसने कोशिश वर्ड यूज कर लिया या उसने एफर्ट वर्ड यूज कर लिया, आप समझ जाओ कि वो वी की बात कर रहा है। तो ये तो अभी अपनी तैयारी हो गई रिवर प्रॉब्लम समझने की। ये बेसिक से टर्म्स जो कि बार बार यूज होते हैं। अब इन टर्म्स का यूज कैसे होता होगा? इन टर्म्स का यूज कुछ ऐसे होता होगा कि जो वी एम आर होता होगा वो बेसिकली वी एम माइनस वी आर होता होगा। ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं अच्छे से। वेक्टर लगा दो और तो यहां से जो वी एम आएगा वो आ जाएगा वी एम आर प्लस वी आर। वी एम आर को ही हम वी लिखते हैं और वी आर को ही हम यू लिखते हैं। तो इस थ्योरी की हेल्प से फॉर्मूला बन गया किसका? वीएम का। वीएम का मतलब क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ मैन होगा। यहां पर जो वीएम है इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ मैन। बस
वेलोसिटी ऑफ मैन, बस। अगर विथ रेस्पेक्ट टू, देखो इसमें आगे विथ रेस्पेक्ट टू कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो जब विथ रेस्पेक्ट टू करके आगे कुछ भी नहीं लिखा होता है तो उसका मतलब बाय डिफॉल्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है। फिर से बोल रहा हूं, देखो देखो यहां पर जैसे विथ ये यहां क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, सिंपली क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, मतलब रिवर की वेलोसिटी। आगे विथ रेस्पेक्ट टू कुछ नहीं लिखा, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बात की जा रही है। यहां पर ये यहां पर साफ साफ बता दिया है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है, रिवर के रेस्पेक्ट में। और यहां पर भी देखो कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब बाय डिफॉल्ट ये किसके रेस्पेक्ट में होगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगा। तो अगर कुछ भी नहीं लिखा जाता है तो इसको अपन बाय डिफॉल्ट किसके रेस्पेक्ट में मानते हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो ये रिवर की थ्योरी होती है, सिर्फ इतनी सी ही थ्योरी है। क्वेश्चन सॉल्व करने में सिर्फ ये फॉर्मूला यूज होता है। क्वेश्चन में कोशिश दी होती है, क्वेश्चन में कोशिश दी होती है, रिवर की वेलोसिटी भी दी होती है, इंसान की वेलोसिटी निकालनी होती है। इतना आसान सा ये टॉपिक है। तो वीडियो पॉज करें, इसको नोट करें, उसके बाद फिर हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं। अब जो रिवर प्रॉब्लम्स होता है उसको दो स्टेप्स में पढ़ाया जाता है। एक होता है रिवर प्रॉब्लम्स इन 1 डायमेंशन और दूसरा होता है रिवर प्रॉब्लम्स इन 2 डायमेंशन। 1 डायमेंशन वाला पार्ट जो है वो ऑलरेडी आपने बचपन में पढ़ रखा है, 6th 7th या 8th के आसपास स्कूल में प्रॉब्लम्स किए जाते हैं। मैथमेटिक्स में स्कूल लेवल पे आपने क्वेश्चंस किए होंगे, पता नहीं आपको याद है या नहीं, मैं तो बस याददाश्त वापस ला रहा हूँ। तो 6th 7th या 8th के टाइम पर मैथमेटिक्स में वो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस आते हैं कि एक इंसान नदी के डायरेक्शन में ही तैर के चला गया और एक इंसान जिस डायरेक्शन में नदी फ्लो कर रही थी उसके अपोजिट में तैर के चला गया, इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये जो है 1 डायमेंशन है, ये ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, हम सिर्फ याददाश्त वापस लेके आ रहे हैं आपकी। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ डाउन स्ट्रीम की। कोई बहुत ज़्यादा भारी भरकम कैलकुलेशन या रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा कॉमन सेंस है। तो कॉमन सेंस ये है कि देखिए, मान लेते हैं रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में था और एक इंसान, मान लेते हैं रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में था और एक इंसान इसी डायरेक्शन में कोशिश करता है। देखो V का सिंबल यूज किया ना, मतलब क्या बोला जा रहा है, कोशिश बोला जा रहा है। तो रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में था, इस इंसान ने भी इसी डायरेक्शन में कोशिश कर दी, तो इस केस को बोला जाता है डाउनस्ट्रीम। रिवर के साथ तैरने की कोशिश जो होती है उसी को डाउनस्ट्रीम बोला जाता है। तो यहां पर इस इंसान की जो एक्चुअल वेलोसिटी आएगी वो सिंपली v+u आ जाएगी, v+u आ जाएगी। बताने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल कॉमन सेंस है। दूसरा होता है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का ये मतलब होता है कि मान लेते हैं रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में था, मान लेते हैं रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में था और इंसान जो था वो इधर तैरने की कोशिश कर रहा था, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो तैरने की इंसान कोशिश करता था। तो यहां पर ये भी सिंपल कॉमन सेंस है कि वेलोसिटी ऑफ मैन v-u हो जाएगी। तो ये डाउनस्ट्रीम होता था, ये अपस्ट्रीम होता था। यही आपने बचपन में एक बार पढ़ रखा है, बचपन में आपने इसको ऑलरेडी पढ़ रखा है, इस वजह से इसको एग्जाम में पूछते भी नहीं है ना। 1 डायमेंशन पे क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्टली सीधे सीधे 2 डायमेंशन पे आते हैं, जो कि इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर आप हेडिंग लिखोगे रिवर प्रॉब्लम्स इन 1 डायमेंशन, यहां हेडिंग लिखोगे आप रिवर प्रॉब्लम्स इन 1 डायमेंशन, उसके बाद इसको आप नोट करोगे, फिर उसके बाद हम 2 डायमेंशन पढ़ेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आपको शीट में या किसी भी किताब में देखने को जो मिलते हैं वो सारे के सारे 2 डायमेंशन पे ही मिलते हैं। तो वीडियो पॉज करें, इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, करते हैं रिवर इन 2D। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं, तभी आपके समझ में आएगा, नहीं तो आप गड़बड़ कर सकते हो। 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये मान लेते रिवर का फ्लो था, इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही थी विथ 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस डायरेक्शन में रिवर का फ्लो था और मान लेते हैं कि एक इंसान जो था वो ऐसे तैरने की कोशिश करता है,
V का क्या मतलब है? कोशिश। तो बहुत हाई फाई रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंपल सी चीज है। अगर रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में है और ये इंसान अगर ऐसे कोशिश करेगा तो ये ऐसे थोड़ी ना जाएगा, ये तो कुछ ऐसे चला जाएगा। सीधी सी बात है ना। रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में है, ये इंसान ने ऐसे कोशिश की तो रिवर के फ्लो की वजह से थोड़ा ऐसा जाएगा ना, तो ये इसका एक्चुअल पाथ हो जाएगा, ये इसका एक्चुअल पाथ हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस होता है यहां पर, इसको x से रिप्रेजेंट किया जाता है और x को बोला जाता है ड्रिफ्ट। इसको x से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको बोला जाता है ड्रिफ्ट। यही हमसे पूछा गया है कि ड्रिफ्ट कितना होगा। इसमें हमसे एक और बात पूछी जाती है। वो एक और बात ये होती है कि अगर रिवर की विड्थ दी हुई है, अगर रिवर की विड्थ दे दी आपको, मान लेते हैं 10 मीटर, तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि इस इंसान ने नदी को पार करने में कितना टाइम लिया होगा। मतलब इस इंसान ने यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लिया होगा। ध्यान रखना, इंसान ऐसा नहीं जा रहा है, इंसान ने इधर कोशिश बस की थी, एक्चुअली में इंसान ऐसा गया है। तो यहां से यहां पहुंच गया इंसान, इस जगह से इस जगह। v लिखना भूल गया मैं, v भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो v दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, ये v दिया हुआ है, ऐसा है। अब सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो सॉल्यूशन बहुत आसान है, ठीक। सॉल्यूशन में आते हैं। जो थ्योरी में आपको लिखवाया गया था वेलोसिटी ऑफ मैन, बस आपको उसका यूज करना है। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ मैन हमने लिखा था वेक्टर v प्लस वेक्टर u, यही लिखा था हमने। तो वेक्टर v देखो y एक्सिस में है, तो वेक्टर v y एक्सिस में होने की वजह से लिखूंगा 2j कैप। v की वैल्यू कितनी है? 2 है ना। v इज इक्वल टू 2 है और y एक्सिस में है, इसलिए क्या लिखूंगा 2j कैप प्लस u, ये रहा u, जो कि कितना होगा 5i कैप। तो ऐसे ना पहले vm हम निकाल लेते हैं। ऐसे हम पहले से vm निकाल के रख लेते हैं। जैसे ही vm आ जाता है ना, हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमको कौन से एक्सिस का पता है। तो ध्यान से देखिए, इसका डिस्प्लेसमेंट तो इतना हुआ है, यहां से लेकर के यहां तक का इसका डिस्प्लेसमेंट है, इतना डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसका y में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है इसका 10 मीटर का, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x का है, जो कि हमको कैलकुलेट करना है। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाते हैं उस एक्सिस के अलोंग जिस एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट हमको पहले से पता है। तो हमको इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पहले से पता है, तो हमने यूज किया डिस्प्लेसमेंट अलोंग y इज इक्वल टू इंसान की वेलोसिटी का y कंपोनेंट इनटू टाइम, ऐसा यूज किया। तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना था? 10 था। इंसान की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट देखिए, इंसान की वेलोसिटी का y कंपोनेंट मतलब j कैप वाला कंपोनेंट, जो कि कितना है 2 है। तो यहां पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, एंड टाइम की जगह टाइम, और ऐसे टाइम आ जाता है 5, ये टाइम आ गया। उसके बाद सवाल है ड्रिफ्ट कैसे कैलकुलेट करें, तो वो भी कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो ड्रिफ्ट है ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ही तो है, और ये कौन से डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है? एक्स वाला। तो देखो इंसान की एक्स वाली वेलोसिटी कितनी है, देखो जरा वीएम में एक्स वाला मतलब आई कैप वाला 5 है, तो यहां पर क्या आ जाता 5, टाइम भी आ चुका है 5, तो ये आ जाएगा 25। और इतना इजी ये क्वेश्चन होता है, इतना इजीली ये सॉल्व हो जाता है। इजी बहुत है, लेकिन अगर कोई एकदम फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो हो सकता है उसका दिमाग घूम गया हो, क्योंकि इतनी सारी चीजें लिखी हुई हैं बोर्ड में। तो कुछ नहीं, वीडियो पॉज करेंगे, इसको नोट करेंगे, समझ के नोट कर लो। तो अगर समझ में नहीं भी आया होगा तो क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो पॉज करो, इसको नोट करो, फिर उसके बाद ना अपन इसमें कुछ फॉर्मूले बना लेते हैं। फॉर्मूले बना लेंगे तो ये चीज और इजी हो जाएगी।
तो इस टॉपिक को इजी करने के लिए कुछ फॉर्मूले, कुछ केसेस हम बना लेते हैं, और अगर वो हम याद कर लें तो टॉपिक हमको हमारे लिए और इजी हो जाएगा। तो हेडिंग लिखेंगे आप क्रॉसिंग द रिवर, हेडिंग लिखेंगे आप क्रॉसिंग द रिवर, क्रॉसिंग द रिवर इन, हेडिंग है क्रॉसिंग द रिवर इन। अब इसका आएगा केस नंबर 1, इसका आएगा केस नंबर 1 जो कि होता है शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। तो ये होता है केस नंबर 1 कि जो इंसान है वो कम से कम टाइम में नदी को पार करना चाहता है। तो मान लेते हैं उस डायरेक्शन में रिवर का फ्लो था। अब आप अपनी अंतरात्मा से सवाल पूछो कि अगर आप ये इंसान होते, अगर आप ये इंसान होते और आपको ये नदी कम से कम टाइम में पार करनी होती तो आप कोशिश ऐसे ही करते ना। सिंपल सी चीज है। मुझे पता है आप लोगों का रिप्लाई मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि फिलहाल तो ये रिकॉर्डिंग है ना, मैं तो कैमरे से बात कर रहा हूं। तो बात बड़ी सिंपल सी है, रिवर का फ्लो उस डायरेक्शन में है और अगर आपको नदी पार करनी होती कम से कम टाइम में तो आप ऐसे ही तो कोशिश करते, तभी तो मिनिमम टाइम में नदी पार होती। शब्दों पे ध्यान देना, ये कोशिश है, कोशिश। आप इस डायरेक्शन में कोशिश करते, इस डायरेक्शन में आप कोशिश करते, लेकिन ऐसे आप जाते थोड़ी। आप कोशिश तो ऐसी करते लेकिन आप ऐसे पहुंच जाते। तो ये आपका एक्चुअल पाथ हो जाता और ये आपका ड्रिफ्ट हो जाता। वही क्वेश्चन हो गया जो अभी अभी सॉल्व किया था जस्ट इसके पहले वैल्यूज के साथ। अब इसमें जो भी वैल्यूज हैं अपन लिख लेते हैं। यहां पर नदी को पार करने में जो टाइम आता है वो d/v आता है। कोई हाई फाई रॉकेट साइंस नहीं है, इतनी सारी इक्वेशंस लिखने की भी जरूरत नहीं है, बिना फालतू वेक्टर के पीछे भागने की भी जरूरत नहीं है। डायग्राम से ही आप देख सकते हो। देखो, टाइम इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अपॉन वर्टिकल वेलोसिटी। इससे आसान क्या होगा? अभी भी तो वही कर रहे थे ना। अभी बस क्या फर्क क्या है दोनों में? अभी जो हमने किया था वो हमने ऐसा इक्वेशन लिख के किया था। अभी जो एक क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें ऐसा इक्वेशन लिख के किया था। इसमें हमको डायरेक्टली दिख जा रहा है, तो क्यों बिना फालतू में हम इक्वेशन लिखें जब डायरेक्ट दिख जा रहा है तो, है ना? तो इतना टाइम क्यों बर्बाद करें हम? हमको तो डायरेक्ट दिख रहा है। y में डिस्प्लेसमेंट d है, y वाली वेलोसिटी भी v है, तो इस वजह से हमने डायरेक्ट लिख दिया। टाइम का फॉर्मूला जो कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है वो हमने यूज किया। तो लिखा मैंने y डायरेक्शन वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी। डिस्टेंस गलत बोल दिया, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी। तो ऐसे टाइम आ जाता है। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम इतना ही होता है। और बात करें ड्रिफ्ट की, बात करेंगे ड्रिफ्ट की, तो ड्रिफ्ट के लिए फॉर्मूला लगा लो जो कि है इंसान की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टाइम। यही होगा, इंसान की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टाइम। तो इंसान की वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो यहाँ पर u आ जाएगा और टाइम जो है d/v है। तो ये ड्रिफ्ट का फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ किसी बच्चे को ये डाउट आ सकता है, सर इंसान की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सर 0 है, सर इंसान ने तो ऐसी कोशिश की थी। तो फिर ऐसे बच्चों को फिर मैं एक ही आंसर दूंगा कि भाई उसने कोशिश इधर किया था, ये तो इसकी कोशिश है ना, एक्चुअल वेलोसिटी इसकी इधर थोड़ी है। एक्चुअल वेलोसिटी तो इसकी इधर है ना, इसका पाथ तो ऐसा है। तो अगर इसकी एक्चुअल में वेलोसिटी ऐसी है तो इसका कुछ x में कंपोनेंट भी होता होगा। वही लिखा है मैंने, vmx। फिर भी किसी बच्चे को अगर अभी भी समझ में नहीं आता, सर मुझे तो नहीं दिखता डायग्राम में, तो ऐसे बच्चों को लेके, ऐसे बच्चों को मैं यही कहता हूं कि फिर आप फॉर्मूला लगाओ। अगर इतना दिमाग नहीं चल पाता है तो क्या करो, फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला? इंसान की वेलोसिटी इज इक्वल टू वेक्टर v प्लस वेक्टर u। वेक्टर v आप क्या लिख दोगे, v j कैप, एंड वेक्टर u आप क्या लिख दोगे, u i कैप। तो जब आप ऐसा लिखोगे तो आपको साफ साफ दिख जाएगा x वाली वेलोसिटी कितनी है, u है। देख सकते हो x वाली वेलोसिटी मतलब i कैप वाली वेलोसिटी। तो i कैप वाली वेलोसिटी क्या है, देखो u है, इसलिए मैंने यहां पर u लिखा है।
तो ये रिजल्ट हम याद कर सकते हैं, सिंपल सी चीज है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा डायरेक्टली पूछा जाता है कि एक इंसान ने नदी को पार करने की कोशिश की शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में, तो आप टाइम बता दो, ड्रिफ्ट बता दो, तो डायरेक्ट लगा सकते हो, ये सिंपल हो जाएगा। तो ये था इसका केस नंबर 1। वीडियो पॉज करके नोट कर लो, हो गया होगा मान के चलता हूं। फिर देखते हैं केस नंबर 2 इसका। केस नंबर 1 होता है शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम एंड केस नंबर 2 होता है शॉर्टेस्ट पाथ। केस नंबर 2 होता है शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ का क्या मतलब होगा, फिर से आप अपनी अंतर आत्मा से सवाल करना। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब क्या, एक इंसान यहां पर होता था, शॉर्टेस्ट पाथ, इसको ये नदी पार करनी है शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करते हुए, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो यही तो होगा, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो यही तो होगा। अब सीधी सी बात है, अगर इंसान को फाइनली इस पाथ में जाना है तो इंसान ने पक्का कहीं यहां पे कोशिश किया होगा, किसी एंगल पे इंसान ने पक्का कुछ ऐसी कोशिश किया होगा, तब जाके ऐसा जा पाया होगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर ये ऐसी कोशिश करता तो ये ऐसा चला जाता है। देखो ना इसके पिछले वाले केस में क्या हुआ, अगर ये ऐसी कोशिश करता है तो ऐसे चला जाता है। तो सीधी सी बात है, अगर ये कुछ इधर कोशिश करेगा तो ही तो ऐसा जा पाएगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ में, शॉर्टेस्ट पाथ का यही मतलब होता है, यही इसका शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा, यही इसका शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। और यहां पर आप देख सकते हो, इंसान ने यहीं से स्टार्ट किया और यहीं पहुंच गया, इधर से स्टार्ट किया और डायरेक्टली ऑपोजिट एंड में पहुंच गया। तो इस केस में जो ड्रिफ्ट है वो क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। इस केस में ड्रिफ्ट क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। रिवर की विड्थ को अगर मैं d मान लूं, रिवर की विड्थ को अगर मैं d मान लूं, तो टाइम भी हम यहां पर लिख सकते हैं, जो कि हो जाएगा, देखो, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो कि d है डिवाइडेड बाय वर्टिकल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी मतलब v का cos थीटा। तो ये फॉर्मूला एक आ गया, लेकिन सवाल ये है, ये फॉर्मूला तो आप तब लगाओगे ना जब आपको थीटा पता हो। अब अगर आपको थीटा ही नहीं पता तो इस फॉर्मूला लगाने का कोई सेंस नहीं है। तो अगर मान लो आपको थीटा पता होता है तो आप ये लगा दिया करो, और अगर थीटा नहीं पता तो ये फॉर्मूला बाद में आगे जाकर के ऐसा भी बन जाता है। तो आप ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, दोनों लगा सकते हो, दोनों से आंसर्स आते हैं। आसान वाला कौन सा है, यही वाला है, क्योंकि अगर आप इसके पीछे भागे ना तो आपको थीटा निकालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम बर्बाद होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू रखनी होती है बस। फिर इसमें थीटा कितना होता होगा उसका भी फॉर्मूला लिख ही देते हैं। टाइम का ये फॉर्मूला है d/v cos थीटा, और यहां पर जो थीटा होता है ना उसके लिए फॉर्मूला होता है ये sin थीटा इज इक्वल टू u/v। थीटा के लिए ये फॉर्मूला होता है sin थीटा इज इक्वल टू u/v। रुक जाओ यहां लिखता हूं, अब कुछ बच्चे सोच सकते हैं सर ये फॉर्मूले आप लिखते तो जा रहे हो, ये फॉर्मूले आए कहां से, है ना, हो सकता है कोई ऐसा भी सोच रहा हो। तो टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूं, मैं सब कुछ बता रहा हूं। देखो बात कुछ ऐसी है, ये अपन सब डिराइव कर लेते हैं, इसको भी डिराइव कर लेते हैं, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। तो बात कुछ ऐसी है कि अगर इंसान ऐसा ही गया है, अगर इंसान का यही पाथ है, मतलब इंसान की जो सारी की सारी वेलोसिटी है वो अलोंग वाई एक्सिस है, इंसान की सारी वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस है, मतलब इंसान की वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या होती होगी, 0 होती होगी, सीधी सी बात है। और इंसान की वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस तभी 0 होगी जब इसका ये v sin थीटा वाला कंपोनेंट
v साइन थीटा वाला कंपोनेंट u से कैंसल हो जाए। फिर से बोलते हैं, वैसे आप वीडियो रिवाइंड करके भी तो देख ही सकते हैं ना, तो फिर से बोलने की जरूरत नहीं है, फिर भी बोल दे रहा हूं। अगर इंसान y एक्सिस में ट्रैवल किया है, मतलब इस इंसान की सारी वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस है, और अगर सारी की सारी वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग है, तो x एक्सिस वाली क्या होती होगी, जीरो होती होगी। x वाली तभी जीरो होगी जब इसका v साइन थीटा उसके u से कैंसल हो गया हो, मतलब v साइन थीटा इक्वल टू u होता होगा। तो देखो यहीं से ये फॉर्मूला डिराइव हो गया थीटा का। और फिर अगर साइन थीटा आ चुका है तो कॉस थीटा निकाला जा सकता है। कैसे? स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करके। मैं कह रहा हूं साइन थीटा अगर आपको पता है तो कॉस थीटा भी निकाला जा सकता है स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करके। तो इस साइन से ये कॉस निकाल करके जब इस कॉस की वैल्यू यहां रख दी जाती है तो ये फॉर्मूला ऐसा बन जाता है। तो वही बात, बड़ी बात सिंपल सी है कि इतनी मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अगर सिंपल सी दो बातें आप याद कर लो कि शॉर्टेस्ट पाथ में ड्रिफ्ट जीरो होता है और टाइम इतना आता है, तो बस कहानी खत्म है। इतना ही पूछा जाता है, इतना डेप्थ में आपसे कोई पूछेगा ही नहीं। नीट का एग्जाम है ना ये, तो नीट में इतना डिटेल में नहीं पूछते कि ये इसने इसको कैंसिल किया तो आप डेराइव करके बताओ, ये बताओ, वो बताओ। नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऐसा कि बोलता है कि भाई डी दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, आप मुझे टाइम बता दो। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो बस ये फॉर्मूला लग जाएगा। देखो डी है, वी है, यू है, तो टाइम आ जाएगा, सिंपल। कभी ये भी पूछ सकता है कि इंसान ने कितने एंगल पे कोशिश की होगी, तो उसके लिए ये फॉर्मूला बता दिया थीटा का। तो ऐसा हो जाता है केस नंबर 2, शॉर्टेस्ट पॉसिबल जो है। अब इसमें एक और छोटी सी बात है, हाँ एक और छोटी सी बात है। वो छोटी सी बात ये है कि यहां देखो स्क्वायर रूट के अंदर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिखा हुआ है। स्क्वायर रूट के अंदर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिखा हुआ है, और स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव चीजें आती हैं। स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव चीजें आती हैं, मतलब ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, v जो है u से ज्यादा होना चाहिए। तो एक और बात हम यहां लिखेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए v ग्रेटर देन u होना चाहिए। तो एक बार शॉर्ट में इसको रिवाइज करते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब इसका पाथ ऐसा होना चाहिए, ऐसा ये पाथ होना चाहिए, मतलब इसने कोशिश किया होगा इधर किसी एंगल थीटा पे, वो एंगल ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है। टाइम की बात करें तो बेसिक आप लगा सकते हो y वाला डिस्प्लेसमेंट अपॉन y वाली वेलोसिटी, और अगर आपको बेसिक से नहीं जाना है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। और सारी की सारी कहानी सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब v ग्रेटर देन u होता हो। तो वीडियो पॉज करें, इसको नोट करें। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करने जा रहे हैं रेन प्रॉब्लम्स के बारे में। रिवर प्रॉब्लम्स उतना ही होता है। अब बात करते हैं रेन प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसकी थ्योरी बड़ी ही सिंपल है। रिवर प्रॉब्लम से भी कई गुना आसान ये टॉपिक है। तो बात कुछ ऐसी है कि मान लेते हैं ऐसी कुछ बारिश हो रही थी, बारिश की जो वेलोसिटी है वो VR दी हुई है, और एक इंसान ऐसे जा रहा था, इसकी वेलोसिटी जो है वो VM होती है। तो सिंपल सा सवाल आता है, वो ये बोलता है कि अगर VR आपको पता है, VM आपको पता है, तो आप हमको VRM बता दो। VRM का क्या मतलब होता होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। इसका हिंदी में क्या मतलब होगा, इसका हिंदी में यही मतलब है कि इस इंसान को बारिश कितनी वेलोसिटी से आती हुई दिखती होगी। इसका सिंपल सा यही मतलब है। बाकी इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला हमको पहले से पता है, VRM इज इक्वल टू VR माइनस VM होता होगा। तो ये सिंपल सा फंडा है, सिर्फ इतना ही होता है रेन प्रॉब्लम्स। इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं,
कभी ये दिया होता है, ये दिया होता है, देन ये पूछ लिया जाता है। कभी ये दिया होगा और ये पूछ लिया जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वीडियो पॉज करके जल्दी से इतना लिख लो। चलो हो गया होगा। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देख लो, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल। मान लेते हैं कि बारिश ऐसे हो रही थी, मान लेते हैं 10√2 मीटर पर सेकेंड से। ये बारिश की वेलोसिटी दी हुई है, ये एंगल भी दिया हुआ है, बहुत तेज बारिश हो रही है, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बन चुका है। अब ये इंसान ऐसे चल रहा है, थोड़ा ऊपर बना दिया क्योंकि मुझे सॉल्यूशन के लिए जगह चाहिए। अब ये इंसान ऐसा चलता है, इंसान की वेलोसिटी भी दे रखी इन लोगों ने 10 मीटर पर सेकेंड ऐसा, और हमसे पूछ लिया जाता है कि VRM बता दो। ये क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में पूछा है। सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं लिखूंगा VM वेक्टर फॉर्म में, जो कि 10 i कैप होगा। देखो 10 i कैप है। देन उसके बाद मैं लिखूंगा VR, वो भी वेक्टर फॉर्म में। अब VR को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? सिंपल है, इसके कंपोनेंट्स करके, है ना, इसके कंपोनेंट्स करके। तो इसका एक कंपोनेंट यहां आता, जो कि कितना होता, जो कि होता 10√2 cos 45, और इसका एक कंपोनेंट यहां आता, जो कि कितना होता 10√2 sin 45। अब cos 45 की बात करो चाहे sin 45 की बात करो, दोनों 1/√2 होते हैं। तो दोनों 1/√2 होते, तो यहां पर √2 से √2 कैंसल हो जाता, और ये भी 10 आ जाता, और ये कंपोनेंट भी 10 आ जाता। VR के कंपोनेंट कर दिए। VR के अगर कंपोनेंट हो गए तो VR लिखा जा सकता है 10 i कैप माइनस 10 j कैप। 10 i कैप माइनस 10 j कैप। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये डाउनवर्ड था। सिंपल है। तो VR आ गया, VM आ गया, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ दम बचा नहीं है। अब आप सिंपली क्या करोगे, आप लिखोगे VRM इज इक्वल टू VR माइनस VM। VR भी आपको पता है, VM भी आपको पता है, ये दोनों वैल्यूज आप उठा के यहां रख दो। तो रखते हैं। VR रखा मैंने 10 i कैप माइनस 10 j कैप, ये मैंने VR रख दिया, माइनस VM रख देता हूं यहां से, VM जो कि 10 i कैप है। तो देखो 10 i कैप से 10 i कैप कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो फाइनल आंसर है वो माइनस 10 j कैप आ जाएगा। तो इतना इजी ये टॉपिक होता है। इस पे ये क्वेश्चन अपन एक कर चुके हैं शायद, मुझे हल्का हल्का सा याद आ रहा है ना, जिसमें एक ऑब्जेक्ट A दिया था, दूसरा ऑब्जेक्ट B दिया था। जब रिलेटिव स्टार्ट किया था, एक A ऑब्जेक्ट था, एक B ऑब्जेक्ट था, और VAB पूछा था। वहां पे भी तो ऐसे ही किया था। तो बिल्कुल वैसे ही है ये, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर ले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।